Welcome back friends, this is Deepali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you model paper of ऑल सब्जेक्ट्स दैट मीन्स यहाँ पर हम आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है एंड मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उन सभी का एक कलेक्शन है जो कि मैक्सिमम आपके 75 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो गाइज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को फुल्ली अटेम्प्ट करें एंड ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं दैट मीन्स आपके टीचिंग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट किए गए हैं। सो गाइस इस सेशन को दोस्तों साथ में अधिक से अधिक शेयर करें एंड फुल्ली अटेम्प्ट करें। सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन तो हमें कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं, हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, जो भी फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी आगे के नेक्स्ट वीडियोस कंटेंट एंड स्टडी मटेरियल हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको इजी वे में मिलती रहेगी। सो गाइज़ ये मॉडल पेपर ऐसा है 75 प्लस क्वेश्चंस हैं आपके लिए यहाँ पे टीचिंग एग्जाम के लिए। सो फुली अटेम्प्ट करें सेशन को एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आइए देखते हैं क्या कुछ है क्वेश्चन आज के सेशन में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है ये। सो इस सीरीज में जो पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है तो यह इंगित करता है। तो हालांकि आपको पेपर में ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, बट यहाँ में हमने कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर सकें, इसी पर्पज़ से हमने क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो वन लाइनर किया है। तो इसी पर्पज़ से कि तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा कि वो जो शिक्षक होगा वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं होगा, मतलब कि वो मानसिक रूप से अपने संवेगों के माध्यम से वो क्या होगा, संतुलित व्यवहार वाला व्यक्ति नहीं होगा। यही ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। कोई भी शिक्षक है अगर वो छात्रों पर, विद्यार्थियों पर छोटी छोटी गलतियों के लिए जो आवेशित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसकी जो संवेदनाएं हैं वो संतुलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, समय की शिक्षा इंगित करता है। जैसा कि ट्रेनिंग के दौरान ही हमें सभी को जो है अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि क्या है, बालकों के लिए समय की शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, जैसे कि एनसीएफ में भी कहा गया। किस में कहा गया दोस्तों, एनसीएफ में भी आपको समझाया गया है कि बालकों के लिए समय की शिक्षा की जो है व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है कि सभी जो बच्चे हैं, चाहे वो विकलांग हो, फिजिकली हैंडीकेप हो या नॉर्मल बच्चे हों, उन सभी को एक साथ एक ही प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इवन यूँ कहा जाए कि उनको जो फिजिकली हैंडीकेप उनको और भी विशेष स्तर की शिक्षा दी जाए, लेकिन हाँ उन्हें सामान्य स्तर के बालकों से अलग ना रखा जाए। यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होने चाहिए। दैट मीन्स जो फिजिकली हैंडीकेप हैं या मेंटली हैंडीकेप है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रक्रिया तो अपनानी चाहिए, लेकिन कहीं भी किसी भी तरीके से उन्हें सामान्य बच्चों से अलग रखने की फीलिंग नहीं करानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे आपको तो ऑप्शन चूज़ करना है, बट इसके लिए जो हमने ऑप्शन प्रेफर किया है वो क्या हो जाएगा कि यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक क्या है, दस्तावेज है। एनसीईआरटी के द्वारा जो है तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में क्या करता है, अपनी संस्तुतियाँ जो है प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कोई भी शिक्षक है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कब और किस प्रकार से विकसित कर सकता है, तो क्या है, आदर्श रूप से बर्ताव करके। किस प्रकार से दोस्तों, आदर्श रूप से जो है बर्ताव करके वह उस विद्यार्थी को सामाजिक मूल्यों का विकास उसके अंदर कर सकता है। इज़ दैट क्लियर। मैं आशा करती हूँ सेशन के सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो एंड जो हो होपफुली आपके पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिले। इसी आशा के साथ में हमने सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया है यहाँ पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सभी इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में एंड जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करें उन सभी जगह पर शेयर ज़रूर कर दें। एंड हाँ, अगर नए हैं चैनल पर, अगर चैनल को अभी तक क्या किया आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि जो भी आगे की नोटिफिकेशंस होगी वो
वो आपको इजी वे में मिलती रहेगी। तो सेशन फुली अटेम्प्ट करें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र फॉर्मूला आपको जो है ध्यान में रखना, उसी के आधार पर यहाँ पे ये आपका निकल के आएगा 120। मतलब एक बालक की जो मानसिक आयु है वो कितनी है, 12 वर्ष है, और जो वास्तविक आयु, उसका जो शारीरिक आयु है वो 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या हो जाएगा। तो इसके लिए आपको बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला जो है मेंशन करना होगा कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मतलब कि जो मेंटल एज है क्या है दोस्तों, जो आपका मेंटल एज है अब जो है 22 हो जाएगा, आपका रियल एज हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 जब हम करेंगे तो इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 120। इज़ दैट क्लियर। इसी फॉर्मूले पर आपको निकालना है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में, टीचिंग एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, चाहे वो आपको इस तरीके से जो है फॉर्मूले के माध्यम से जो है आपको ये सॉल्व करने को दे दिया जाएगा, या आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, या इस तरीके से बन सकता है कि किसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने इस सिद्धांत को, इस जो है सूत्र को व्यक्त किया। विभिन्न तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपका आता है। तो उसी सबको यहाँ पे उन्हीं सबको हमने अरेंज किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। मतलब कोई शिक्षार्थी है और उसके बीच अगर अधिगम की शैली में अंतर अगर देखा जाता है तो वो क्या हो सकता है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति। मतलब शिक्षार्थी के द्वारा जो भी नीति अपनाई जाती है वही उन विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों में, उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं और उसी के आधार पर वो अलग अलग शैलियों में सीख पाते हैं। चीज़ें समझ पाए आप तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या है, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक क्या करें, कदम उठाएं। यूँ कहें कि कोई भी बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको हम किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं, तो उसके बिहाफ पर सुधारात्मक प्रक्रिया उसके साथ अपनानी चाहिए। इज़ दैट क्लियर। ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। कोई भी शिक्षार्थी, कोई भी विद्यार्थी है, वो किस प्रकार से अपनी जो है व्यक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित करता है। तो अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो क्या है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब कि एक विद्यार्थी के लिए अगर वो किसी भी विषय क्षेत्र से है, किसी भी विभिन्न या विशेष क्षेत्र से है, तो उन सभी क्षेत्रों में जाहिर सी बात है उसके अलग अलग भिन्नताएं होंगी। तो उसके आधार पर हमें विभिन्न प्रकार के मॉडल हमें उपलब्ध कराने चाहिए। मतलब कि विभिन्न प्रकार के हमें अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। जिस प्रकार से बालक जिस भाषा को, जिस स्टेटमेंट को महत्व दे रहा, हमें उसी की लैंग्वेज में, उसी भाषा में, उसी के आधार के पर हमें उसे चीज़ों को समझाना चाहिए या अधिगम की प्राप्ति उसे करानी चाहिए। ये भी पॉइंट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप प्रीवियस ईयर अध्ययन करेंगे तो मल्टीपल टाइम ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो उन्हीं सब को देखते हुए, उन्हीं सब के आधार पर हमने यहाँ पे क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कलेक्ट किया है जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। मतलब कि किस प्रकार से, कोहलबर्ग का स्टेटमेंट है। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। मतलब कोई भी हम सामान्य सी छोटी सी घटनाएं जो है उसको चर्चा में रखते हैं और उसके आधार पर बालकों को स्वतंत्र रूप से उन्हें उस चर्चा में शामिल कर उनका जो है उनकी जो धारणा है, उनका जो विचार है, उस तथ्य पर जानने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह क्या है, एक उदाहरण है। तो ये क्या है, एक प्रेक्षण अधिगम का एक प्रकार का उदाहरण कहा जाएगा। कोई भी विद्यार्थी है अगर अपने अध्यापक से टाइम मैनेजमेंट या जो समय की जो पाबंदी है उसके आधार पर अगर वो बातें कर रहा है, चर्चाएं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेक्षण अधिगम का कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा,
प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करते हैं। मतलब कोई भी शिक्षार्थी है, कोई भी विद्यार्थी है, अगर वो त्रुटियां कर रहा है तो वह किस ओर जो है उसको संकेत दे रहा है, तो वे कैसे सीख सकते हैं। मतलब कि वो जो उसकी त्रुटियां हैं उसके आधार पर हमें ये देखने को मिलता है कि वो विद्यार्थी, वो जो शिक्षार्थी है, उसका किस तरफ से, किस चीज़ में उसकी रुचि है, वह किस ढंग से अन्य चीज़ों को समझेगा। तो इसी के आधार पर हम ये चीज़ें, इसका आंकड़ा हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी बालक है वो अगर त्रुटियां, गलतियां कर रहा है, तो वो जो कार्य कर रहा है, वो जो अपनी गलती का वाला कार्य जो कर रहा है, वो किस प्रकार से कर रहा है। तो इसके आधार पर हमें सीखने को मिलता है कि वो किस प्रकार से समझने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, मतलब कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है, वो उसी वातावरण में सीख सकेगा जहाँ उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। क्या मिले दोस्तों? उनके अनुभव जो हों, उनकी जो भावनाओं हो, जो विचार हो, उसको जो हम इम्पोर्टेंस देंगे तो ही बालक क्या करेगा, वहाँ पर रुचि लेगा और अपने आप में एक अहम भूमिका क्रिएट करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पे इसके लिए मेरा परिवार वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा स्पेस यहाँ पे आपको फिल करना है, से ग्रस्त है। किस चीज़ से ग्रस्त है अभी आपको बताना है। वह SAW शाह को WAS वाज और न्यूक्लियर NUCLEAR न्यूक्लियर को अनक्लियर UNCLEAR मतलब ये पढ़ता है। शाह को वॉज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, में अंतर नहीं कर पाता है। तो वह विद्यार्थी जो है किस चीज़ से, वह बच्चा जो है किस बीमारी से ग्रसित है, यहाँ पे आपको बताना है। तो सामान्यतः जो पठन संबंधी जो विकार हैं या पढ़ने से संबंधित जो भी अशुद्धियाँ हैं, वो बालक डिसलेक्सिया ये बीमारी है, इससे पीड़ित होने के कारण वो ऐसी घटनाएं घटित करता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। तो जहाँ पर जिस भी किसी जगह पर अगर बॉयज़ एंड अगर गर्ल्स में अंतर किया जा रहा है, डिफरेंस देखा जा रहा है, तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह को, जेंडर बायस को बढ़ावा दे रहा है। किसको दोस्तों? वो जेंडर बायस को बढ़ाया दे रहा है। तो ये आपका क्या है? गलत है। तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर बनेगा। जहाँ पे भी यही मैटर नहीं, अगर इसी तरीके से कोई दूसरा भी एग्जाम्पल दे दिया जाता है पढ़ने, लिखने, सीखने, अदर किसी भी तरीके से, जहाँ पर लड़के और लड़कियों को अलग अलग मतलब एक समान न रख करके, चाहे उनकी कार्य क्षमता में, चाहे किसी अन्य चीज़ों में अगर भिन्नता दर्शाई जा रही है बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो वो जेंडर बायस को बढ़ावा देती है, जो कि यह NCF में साफ साफ इसके लिए प्रावधान गलत किया गया कि ये प्रावधान ऐसा नहीं होना चाहिए और यह लैंगिक पूर्वाग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मतलब मानव के व्यक्तित्व जो है वो किस चीज़ का परिणाम है। तो वो हो जाएगा आपका आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मतलब कि आनुवंशिकता और जो वातावरण है उसकी अंतःक्रिया पर मानव के व्यक्तित्व जो है प्रभावित होता है। अगर सर्वाधिक या मुख्य रूप से कहा जाए तो वो आपका वातावरण होगा। मतलब कि मानव का व्यक्तित्व मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो वातावरण हो जाएगा। लेकिन प्रायः आपको ऑप्शन में दोनों ही देखने को मिलते हैं, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है एज इट इज़, तो आप आनुवंशिकता और जो है वातावरण दोनों क्रिएट करेंगे, दोनों ही ऑप्शन टिक करेंगे। बट अगर मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से पूछा जाता है और वहाँ पे आपको आनुवंशिकता, वातावरण या आनुवंशिकता और वातावरण या इनमें से सभी ऐसा अगर पूछा जाता है, तो मुख्य रूप से जहाँ बात आती है तो वहाँ पे आप वातावरण, दैट मीन्स इन्वायरमेंट को आप जो है टिक करेंगे। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विकास का सिद्धांत है। क्या है दोस्तों? कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है। क्या है दोस्तों? सभी की जो विकास दर है वो क्या है? समान नहीं होती है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नता होती है और जिसके आधार पर उनका विकास क्रम भी भिन्न होता है। यही है क्या आपके विकास का सिद्धांत।
अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे के लिए भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक चरण, मतलब या इसको हम कहीं कहीं संवेदी गामक अवस्था भी दी जाती है, जो कि पियाजे महोदय ने 0 से 2 वर्ष बताया है इसका जो समय काल होता है। इस काल में बच्चा जो होता है अपने संज्ञानात्मक विकास के चरण पर होता है और इस पर उसके अंदर वस्तु स्थायित्व की भावना जो है दिखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद चाहिए, अब क्या करना चाहिए, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य जो है होना चाहिए। मतलब कि किसी भी विद्यार्थी में अगर सीखने संबंधी अगर कोई त्रुटियां हो जाती हैं, कोई रिक्ति मतलब कोई चीज़ें छूट जाती हैं, रह जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, निदान करना चाहिए। मतलब उसके निदान के बाद हमें क्या करना चाहिए, उपचार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 शब्द आपको मिल रहे होंगे, एक तो निदान, क्या मिल रहा है आपको, एक तो मिल रहा है आपको निदान और दूसरा क्या देखने को मिल रहा है आपको, एक तो निदान यहाँ पे, एक तो उपचार। तो निदान क्या है, किसी भी त्रुटि का, किसी भी समस्या का पता लगाना। निदान का अर्थ है किसी भी समस्या का, किसी भी त्रुटि का क्या करना दोस्तों, पता लगाना। लेकिन उपचार करना कि मतलब कि उस समस्या का समाधान करना, क्या करना दोस्तों, उस समस्या का समाधान करना। चीज़ें समझ पाएँ, निदान और उपचार दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं। समस्या होती है, उस समस्या को जब हम पता लगाते हैं कि यह समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो वो हो जाता है हमारा निदान। लेकिन उस समस्या को कैसे हम दूर कर सकते हैं, यह प्रयास करना मतलब समाधान करना आपका उपचार हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है एंड इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में, तो ये क्लियर कर लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। तो किस क्रम में होना चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यूँ कहें इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LSR और W इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इसके आधार पर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई सजेशन है सेशन से रिलेटेड, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने डाउट्स को आप इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, मतलब कि शिक्षा के संबंध में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामाजिकरण का क्या तात्पर्य बनता है, तो हो जाता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। मतलब कि जो हमें हमारे समाज में जो भी वातावरण मिल रहा है उसके साथ में अनुकूलन बनाना, मतलब कि हमें उसी के अनुरूप कार्य करना, और समायोजन करना मतलब कि उस समाज में जो भी हमारे साथ जो भी क्रियाएं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करना, उसी के आधार पर जो है आगे का क्रम निर्धारित करना। यही है आपका क्या, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। मतलब कि अनुकूल जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं स्वयं को ढालना, समय के अनुरूप स्वयं को जो है ढालना और उसी में समायोजित कर लेना, उसी के साथ मिलकर रहना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन क्या है, प्रत्येक विषय के लिए सम्मिलित होना चाहिए। मतलब कि ये जो क्रियाएं हैं प्रत्येक विषय के लिए ऐसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का करना, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो व्यवहार का जो है करना पक्ष सीखने की गति क्षेत्र में आता है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आ भी रखा हुआ है, तो आगे के लिए भी पॉसिबिलिटी बनती है आपके लिए कि व्यवहार का जो करना। अब दोस्तों व्यवहार हम करेंगे तो एक तो व्यवहार आंतरिक होता है, तो वो क्या हो जाता है, इंटरनल हो जाता है, जो कि हम खुद के साथ करते हैं। लेकिन एक जैसे ही एक्सटर्नल बिहेवियर हम करते हैं वो क्या हो जाता है, तुरंत वो गति प्राप्त हो जाती है। मतलब कि शारीरिक रूप से गति करके, क्रिया करके व्यवहार को करना, वो क्या है आपका
गति क्षेत्र में आ जाता है सीखने के। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को, तो ये भी क्या है, व्यवहार का एक पक्ष है। और व्यवहार का कैसा पक्ष है, सीखने के गति क्षेत्र का ये पक्ष कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो किसी भी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या कहलाएगा, धैर्य और लगन। प्रत्येक शिक्षक में धैर्य और लगन, मतलब कि वो व्यक्ति सांवेगिक रूप से धैर्यवान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों पर छोटी छोटी गलतियों पर या किसी भी छोटे छोटे कार्यों पर बहुत ही ज़्यादा उग्र हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी अगर प्राथमिक स्तर का जो है शिक्षक है वह, और उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वो धैर्यवान हो, मतलब अपने संवेगों से, और लगन मतलब कि किसी भी कार्य के प्रति वो तत्पर हो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं आशा कर रही हूँ सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, पेपर के लिए, एंड मे बी एज इट इज़ क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। आइए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि, मतलब कोई भी विद्यार्थी अगर वो पाठ में रुचि ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो क्या है, शिक्षण विधि बदल दे। मतलब कि रुचि नहीं ले रहा है कोई भी विद्यार्थी है, अगर वो पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो ऐसा नहीं कि हमें उसको पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, या पाठ मतलब कि हमें उसे उस अभ्यास को, उस पाठ को नहीं पढ़ाना चाहिए, दूसरा पाठ हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हम जिस मेथड से, जिस टीचिंग मेथड से उसको पढ़ा रहे हैं, हमें उसमें अपने जो साधनों में हमें उसको परिवर्तित करना चाहिए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कोई भी विद्यार्थी है अगर वो पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो हमें शिक्षण की जो विधियाँ हैं, मतलब कि जो विधियाँ हैं, जिस मॉडल से हम शिक्षण विधि करा रहे हैं, संपन्न करा रहे हैं, हमें उस विधि को क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण, तो क्या है दोस्तों, वो है आपका लिखना। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। क्या है दोस्तों, बच्चे के विकास में के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में मतलब अधिगम कराते समय कोई भी शिक्षक है तो वो किस भूमिका में होना चाहिए विद्यार्थियों के साथ में, तो किस रूप में, सुगमकर्ता के रूप में। किस क्रम में दोस्तों, सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में विशेष या श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका साहित्य। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पेडागोजी सेक्शन, दैट मीन्स आपके मनोविज्ञान में जो पेडागोजी जो सेक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिले आपको। अभी हम हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो पेडागोजी सेक्शन होगी वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो सेशन को फुल्ली अटेम्प्ट करिए एंड दोस्तों साथ शेयर ज़रूर करिए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा। तो साखी का क्या हो जाएगा, साक्षी। साक्षी जो है मूल तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत का मूल शब्द होता है वही आपका तत्सम शब्द होता है, लेकिन बोलने की सुगमता के लिए इन शब्दों का जो सामान्य हिंदी रूपांतरण होता है वो आपका तद्भव शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि यामा किसकी रचना है। तो यामा जो है आपकी किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके लिए मतलब कि इस कृति के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्वेदज। स्वेदज ये शब्द एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यह पंक्ति निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार, मतलब कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद व्यंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है।
तो मंद मंद जो है अगर व्याकरण की दृष्टि से बात करें तो यह क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? तो कौन था? तो ये थे आपके मलिक मोहम्मद जैसी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिति में परिवर्तन न होने के भाव को व्यक्त करने वाला सही कहावत है? तो वही ढाक के तीन पात, वहीं ढाक के तीन पात, ये आपका बन जाएगा कि स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करना, मतलब जैसे स्थिति थी आज भी वैसे ही स्थिति है, इसे ही हम कह सकते हैं कहावत में कि वही ढाक के तीन पात। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयात कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? आयात कहलाती है। लेकिन वही क्या है, जो है दूसरे के देश में भेजने को क्या कहा जाता है? दूसरे के देश में भेजने को या बेचने को क्या कहा जाता है? निर्यात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके लिए जो है किसका प्रतीक है? तो अंधियारा जो है अज्ञान का और दीपक जो है ज्ञान का प्रतीक है। और यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह पंक्तियां हैं आपकी कबीरदास जी की। किसकी हैं दोस्तों? यह पंक्तियां आपकी कबीरदास जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा दोस्तों? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची आपका नहीं होगा? तो वो हो जाएगा इसमें प्रभाकर। ये आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्या ऑप्शन आपको दिया जाता है, तो उस ऑप्शन के आधार पर चूज़ करिएगा। तो इसके लिए मैं हिंट करना चाहूँगी कि आपको भ्रमर और प्रभाकर इन दोनों की पर्यायवाचियाँ जो है अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आगे की बात करें, क्या है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, मतलब क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा तो क्या है, इसमें हो जाएगा आपका थकावट। थकावट आपका राइट आंसर बनेगा। आगे है अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि था किस वर्ग का व्यंजन है? तो ये आपका दंत्य जो है दंत्य वर्ग का व्यंजन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि है तो कवि क्या है, एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ना वो आपका क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। किसी भी जो उसके पूर्व में जुड़ना उपसर्ग होता है, लेकिन सेंटेंस के उसके बाद में जुड़ना तो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाएगा प्रत्यय। ये आपका प्रत्यय बनता है, मतलब कि कोई भी शब्द दिया गया है उस शब्द के अगर पूर्व में जुड़ता है तो उपसर्ग, अगर उस शब्द के अगर अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है तो प्रत्यय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है वह या उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम संपादकीय कहते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेद है। रीत्यानुसार तो हो जाएगा रीति प्लस अनुसार, रीति और प्लस अनुसार, ये आपका सही संधि विच्छेद बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? क्या है दोस्तों, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव। अनुरूप जो है वो आपका अव्ययी भाव का जो है समास कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आगे की बढ़ते हैं, पन्नग का समानार्थी शब्द है। क्या है दोस्तों, पन्नग का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, उरग। उरग ये आपका राइट आंसर बनेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इस तरीके से कुछ नए नए क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिले हुए होंगे, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज दैट मीन्स मॉडल पेपर हमने आपके लिए क्रिएट किया है। पेपर के लिए जो अभी ओरिएंटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके आगे के एग्जाम्स के लिए, चाहे आप सुपर टेट का एग्जाम दें, यूपी टेट का, सी टेट का, तो उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेशन ही होगा। सो दोस्तों सेशन को दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कर दें।
एंड अगर लाइक नहीं किया है सेशन को तो लाइक कर दें, जिससे जो भी आगे की हम वीडियो स्क्रीन क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन देना चाहते हैं आप हमें, कोई इम्प्रूवमेंट, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं यहाँ पे साथ ही साथ में। तो भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटना होती है, मतलब कि जो अत्यधिक भूस्खलन की घटना जो देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, तो होती है आपके हिमालयन क्षेत्र में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। तो ये क्या हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र का, मतलब कि अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का जो है देख रेख करना, उस पर कार्य करना, अपना ये उद्देश्य निर्धारित करना, ये क्या है, एक प्रकार से भावात्मक क्षेत्र का रूप कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जो है जल से भरा हुआ है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत जो भाग है वो जल से भरा हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका 71%। कितना दोस्तों, 71% भाग जो है वो जल से भरा हुआ है। अगला है, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब क्या है, जैव विविधता क्या है, बढ़ती है। ध्रुवों से जब हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है। कैसे, आइए थोड़ा सा ग्राफ आपको बताते हैं। जैसे कि दोस्तों ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, यह आपका क्या है दोस्तों, साउथ पोल है, ये आपका ईस्ट पोल है, यह आपका वेस्ट पोल है। ये जो मध्य में रेखा है, ये रेखा क्या है आपकी, जो बीच की मिडल ये जो रेखा है, ये आपकी कौन सी रेखा, 0 डिग्री सेल्सियस की आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 23.5 जो है डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, यह आपका हो जाएगा कर्क रेखा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह आपका कर्क रेखा बन जाएगा। इसी के नीचे 23.5 अंश आपको जो है नीचे मकर रेखा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी दोस्तों, मकर रेखा मिल जाएगी। तो ये आपका जो साउथ पोल है, यह आपका नॉर्थ पोल है जो आपका, ये आपका जो साउथ पोल है, इसके तरफ से जिस तरीके से जैसे जैसे हम किस ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम कहाँ बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, मतलब कि आपकी विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं, इसी प्रकार से नॉर्थ पोल से जिस प्रकार से हम जो है विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं या भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं, तो जैव विविधता जो है वो अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, बढ़ती हुई जाती है। कैसे दोस्तों, जो है सूर्य की स्थिति आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, सूर्य की स्थिति आपकी कुछ यहाँ पर इस तरीके से है। तो जो ये कहा जाता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी लंबवत पड़ती हैं। तो दोस्तों नॉर्थ पोल में इधर भी अगर सूर्य जाता है तो मकर रेखा से होकर लौटते हुए भी ये यहाँ पर आता है, और यहाँ पे होने के बाद जब वो यहाँ मकर रेखा पर पहुँचता है, दैट मीन्स कर्क रेखा के बाद जब वो मकर रेखा पर आता है तो यहाँ से भी लौटते हुए वो क्या करता है, इस जो है पोल पर जरूर पहुंचता है। तो यूँ कह सकते हैं कि कर्क रेखा से लौटते हुए भी 0 डिग्री सेल्सियस रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, और मकर रेखा से लौटते समय भी सूर्य 0 डिग्री सेल्सियस रेखा पर लंबवत चमकता है। तो इस वजह से यहाँ पर गर्मी अत्यधिक होती है, और गर्मी अत्यधिक होने के साथ साथ में यूँ कहा जाता है कि जो विषुवत रेखा या जो भूमध्य रेखा पर जो भी देश हैं, जो भी कंट्रीज बसे हुए हैं, वहाँ पर डे शाम को वर्षा होती है, क्योंकि दिन का तापमान इतना अत्यधिक होता है कि शाम को जो है वायुदाब के कारण वहाँ पर वर्षा तो होनी ही होनी होती है। तो दिन भर की गर्मी और शाम को वर्षा, तो इस तरीके से गर्मी और जो वर्षा का जो तापमान है ये कॉम्बिनेशन बन पाता है, और इस वजह से यहाँ पर जो है जैव विविधता को स्थापित करने वाली जो औषधियाँ हैं, जो पौधे हैं, वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि ध्रुवों से जिस तरीके से हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते जाते हैं, उस तरीके से क्या होता जाता है, जैव विविधता बढ़ती हुई जाती है। तो मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि मानव पर्यावरण संबंध एक क्या है, तो मानव पर्यावरण जो है एक संबंध क्या है, धनात्मक संबंध है। मानव का पर्यावरण से जो संबंध है वो प्लस में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? मतलब कि ऊर्जा का कौन सा ऐसा स्रोत है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है? तो इसके लिए हम जो राइट आंसर प्रेफर करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या है दोस्तों? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कट्टुर कृषि, आपका हो जाएगा भूमि अपरदन। ये आपका सही सुमेलित नहीं होगा। तो ये तो हालांकि आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? मोनाल जो है उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी तो है ही, उसके साथ साथ में किस और एक राज्य का राज्य पक्षी है तो आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका है असम में। कहाँ है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा असम में। और ये जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो मल्टीपल टाइम ये भी पेपर में आ रखा है। एक सींग वाले गेंडे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये सेशन बनता है काजीरंगा। और इसी की वजह से कभी कभी तो एक सींग वाला गेंडा पूछ लिया जाता है। तो कभी कभी यह कहाँ पे, इसकी स्थिति कहाँ पे है काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपका असम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? अब इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को क्या करते हैं दोस्तों? स्थिरीकृत करते हैं। स्थिरीकृत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक जो होता है उसमें किस प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है? तो विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव या आपत्तिग्रस्त जीव। मतलब कि जो जीव या तो पूर्ण रूप से जो है विलुप्त हो चुके हैं या जो है जिनकी संख्या बहुत कम बची हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो वो विलुप्त की कगार पर है। मतलब कि या तो वो जीव विलुप्त हो चुके हों या विलुप्त की कगार पे हों। तो ऐसे जीवों को हम आपत्तिग्रस्त जीव के अंतर्गत रख के रेड डाटा बुक में जो है हम मेंशन करते हैं। और रेड डाटा जो बुक लिस्ट है ये IUCN जारी करता है। कौन जारी करता है दोस्तों? IUCN जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? तो उस गांव का नाम क्या था दोस्तों? रैणी गांव। रैणी गांव था जहां पे चिपको आंदोलन जो है गौरा देवी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों मैं आशा कर रही हूँ सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो, पेपर के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। आइए आगे क्या है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। क्या है दोस्तों? वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्या हो जाती है? आपकी क्षोभ मंडल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापते हैं। ओजोन परत दैट मीन्स O3, और इसकी जो मोटाई है हम किससे नापते हैं? तो डॉप्सन इकाई से। किससे मापते हैं दोस्तों? डॉप्सन इकाई से मापते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्या है? DDT। DDT क्या है? तो एक है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। क्या है दोस्तों? DDT एक क्या है? एक प्रकार का की दवा है जो कि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। क्या है दोस्तों? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य तो क्या कहलाएगा? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं दोस्तों? आयोडीन के। आयोडीन की ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम है तो क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन। मृदा जो अपरदन है ये अत्यधिक चारण का परिणाम होता है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषानुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके ईवीएस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक प्रकार से सीटेट के लिए, कि जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है उसके अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं बनता। तो ऑप्शन मिलेगा आपको, तो जो बनेगा वो आपका हो जाएगा कर्नाटक कांदी। कर्नाटक कांदी जो है ये आपका राइट आंसर नहीं मिलेगा। अदर जो ऑप्शन रहेंगे वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं क्या सही रहेगा क्या नहीं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवरक्त होती है, ऊर्जा जो है अवमुक्त होती है, तो कितने बार दोस्तों 673 किलो कैलोरी। मतलब सजीवों में जो ऑक्सी जो श्वसन है उस प्रक्रिया के दौरान 673 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा अवमुक्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बाढ़ से समोभिद्ध पौधे मर जाते हैं क्योंकि उनमें मूल से श्वसन रुक जाता है, मूल से जो है श्वसन रुक जाता है। अगला है स्मॉग या धुंध बनता है। स्मॉग या जो धुंध होता है ठंडियों में हमें, शीत ऋतु में हमें देखने को मिलता है, वो क्या है, धुएं तथा कोहरे से, धुएं तथा कोहरे से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है। तो तीसरी से पाँचवीं कक्षा में, तीसरी से पाँचवीं कक्षा के स्तर में देखने को ये मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। अम्लीय वर्षा जो है किसकी सांद्रता में वृद्धि के कारण होता है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका SO2, TOTT या NO2। तो ये तीन गैसें हैं, इनकी वृद्धि में होती है तो अम्लीय वर्षा जो है होती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, भूकंप की तरंगों को जो है निरूपित करता है, तो क्या हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ राइट आंसर बनेगा आपका। अगला है जो है ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। ह्यूमस के निर्माण में क्या है, कौन सहायक है, तो हो जाएगा अपघटक। अपघटक आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा ये भी क्वेश्चन। सो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड गाइस, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऊपर सर्च बार में आप दीपाली मौर्य नेम टाइप कर क्या कर सकते हैं, ईजी वे में फॉलो कर सकते हैं। एंड नीचे आपको आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड 425+ वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर भी होंगे, आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे, सारी चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हमने कवर कर रखी है। एंड एक और प्लस पॉइंट है, अनअकैडमी पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में, इसकी फैसिलिटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एंड हाँ गाइस, आप हमें यूट्यूब पर चैनल को फॉलो करते रहें एंड शेयर करते रहें दोस्तों साथ में। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो भी इसी तरीके से बहुत ही अच्छी अच्छी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट होंगी, जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे, उन सभी को हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो साथ में। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई डाउट है, कोई इशूज है, तो हमें कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बता सकते हैं। एंड अदर सेशन को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें एंड वॉच करते रहें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।